हाँ जी डियर स्टूडेंट्स और प्रिय मित्रों, मैंने आपको ये वीडियो दिखाया श्री अमिताभ बच्चन जी का। बहुत शानदार स्पीच उनकी एजुकेशन पे, शस्त्र और शास्त्र। आपने सुना होगा शस्त्र एक बार खराब हो सकते हैं यूज करने के बाद, लेकिन शास्त्र का ज्ञान ये कभी भी नष्ट नहीं हो सकता है। इसलिए डियर स्टूडेंट्स इस बात को समझिए, अपने ज्ञान नॉलेज को बढ़ाइए जिस फील्ड में भी आप हैं। ठीक है, स्टडी कंटिन्यू करते रहिए। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, सॉल्यूशन चैप्टर में आते हैं। 12th फिजिकल केमिस्ट्री का ये मैं पहले पढ़ा चुका हूं, एक बार इसको रिवीजन कर लीजिए आप लोग। मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, ये सारी चीजें हो गई हैं। ठीक है, शॉर्ट में हमने लिख दिया है, ये हो चुका है। नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एक्स एम, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू एक्स एन, वेयर एक्स इज वैलेंसी फैक्टर, X is valency factor. Molarity is equal to percentage density into 10 upon molecular mass. Percentage density into 10 upon equivalent mass. तुल्यांकी भार, अणुभार है, दिस इज इक्विवेलेंट मास। ठीक है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला हो चुका है, N1 V1 is equal to N2 V2 हो चुका है। मिली इक्विवेलेंट, मिली तुल्यांक W by E into 1000, NV, ये दोनों फॉर्मूले किसके हैं? मिली इक्विवेलेंट। उसके बाद कभी भी क्वेश्चन में बोले टू सॉल्यूशंस को मिक्स किया गया है, टू सॉल्यूशंस को मिक्स किया गया है, इस बात को समझेंगे डियर स्टूडेंट्स। इफ द टू सॉल्यूशंस को मिक्स किया गया है देन N1 V1 प्लस N2 V2 इज इक्वल टू N3 V3। लेकिन ध्यान रहे, दोनों सॉल्यूशन का नेचर यदि सेम है, प्रकृति यदि सेम है, इसका मतलब ये है ये दोनों एसिड हैं तो यहाँ पे प्लस आएगा, यदि एसिड और बेस है तो यहाँ माइनस आएगा। ठीक है, नेचर सेम है तो अदरवाइज आंसर आपका नहीं आएगा। ये बात आप अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्लियर है ये? बोलिए। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में, अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया। YouTube में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शुक्ला क्लासेस टाइम्स। ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे जो दूर दराज के बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, चलिए हाँ जी, तो यहां तक सारे कंसेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में। हाँ, समझेंगे सॉल्युबिलिटी। जो भी 12th वाले बच्चे, 12th गोइंग स्टूडेंट्स हैं या जेईई नीट वाले हैं, वीडियो को मैं अपलोड करूंगा यूट्यूब में भी। यूट्यूब में जाके शुक्ला क्लासेस टाइम्स को सब्सक्राइब करिए और उसको शेयर करिए। और ठीक है, आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं टीच कर रहा हूं। विलेयता हिंदी बोलते हैं। तो भैया सॉल्युबिलिटी क्या है? किसी भी सॉल्यूट को डिसॉल्व करना। आसान भाषा में पहले आप ये समझिए, किसी भी विलेय को, पदार्थ को विलायक में घोलना, पानी में घोलना। बट ऐसा बोलने से आपको मार्क्स तो मिलेंगे नहीं, उसके लिए आपको डेफिनेशन उसकी आनी चाहिए। तो डेफिनेशन क्या है समझिए, मास ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस या सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट dissolved in 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मतलब हिंदी मीडियम वाले बच्चे, विलायक के 100 ग्राम में घोले गए विलेय की मात्रा विलेयता कहलाती है। कॉल्ड सॉल्युबिलिटी इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है?
बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने समझाया है, हिंदी में भी। ध्यान रहे विलियन नहीं होना है यहाँ पे, विलायक होना है। सॉल्वेंट, 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। यदि आपने सोल्यूशन लिखा तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, टीचर मार्क्स कट कर देगा। ठीक है जी, चलिए सो आगे बढ़ते हैं। डेफिनेशन देखिए, फॉर्मूला देखिए, ये है फॉर्मूला, समझेंगे, बहुत सिंपल है। डेफिनेशन से ही बना है फॉर्मूला। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट की मात्रा, विलेय की मात्रा, विलायक की मात्रा, द्रव्यमान इंटू 100। बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना, समझ आ रहा है। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 100। आगे बढ़ते हैं अब। तो ये हुआ विलेयता। इसके पहले मैं आपको पढ़ा चुका हूं सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन और अति संतृप्त विलयन। ठीक है, तो ये तो हो चुका है पहले, है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है बताया था आपको मैं। सैचुरेटेड का मतलब है एक्स्ट्रा अमाउंट सॉल्यूट की डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है, केवल एक निश्चित मात्रा ही घुलेगी सॉल्यूट की, विलेय की। नो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, कॉल्ड सैचुरेटेड solution. No extra amount of solute can be dissolved. विलेय की अतिरिक्त मात्रा घोली नहीं जा सकती है। ठीक है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, ये भी हो चुका है पहले। असंतृप्त विलयन, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आते हैं, हेडिंग कर लीजिएगा आप लोग, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। मैं इसको हटा रहा हूं। हिंदी वाले, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। हाँ जी, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें से पहला है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये लिखा हुआ है नेचर, प्रकृति। हिंदी में बोलते हैं विलेय और विलायक की प्रकृति। तो पहला हेडिंग कर लेंगे नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। ठीक है, विलेय की या विलायक की प्रकृति। क्लियर है? 10 सेकंड रुकिएगा, थोड़ा पानी निकाल लूं मैं। हाँ जी, हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कंसेप्ट है, इसमें सिर्फ आप एक वर्ड ध्यान रखिए, लाइक, डिसॉल्व, लाइक। ठीक है, लाइक, डिसॉल्व, लाइक, समान को घोलता है। इसका मतलब ये है मित्रों, डियर स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, भाई और एवं उनकी प्यारी प्यारी बहनों ध्यान देंगे। समान को घोलता है, इसका मतलब ये है इफ द सॉल्यूट इज पोलर, यदि विलेय ध्रुवीय है, हिंदी मीडियम
मीडियम वाले बच्चे, ध्रुवीय है तो विलायक भी ध्रुवीय होना चाहिए, तभी विलेय घुलेगा। ठीक है, विलायक भी ध्रुवीय हो। बात समझ में आ रही है? मतलब दूल्हा यदि हीरो है, एक्टर है, तो दुल्हन भी एक्ट्रेस होना चाहिए, दीपिका रणवीर। ठीक है, सॉल्यूट पोलर है तो सॉल्वेंट भी यदि पोलर है तो इजीली सॉल्युबल होगा। पोलर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इजीली इन पोलर सॉल्वेंट। मतलब ध्रुवीय विलेय आसानी से ध्रुवीय विलायक में घुल जाएगा। ठीक है, बट पोलर सॉल्यूट यदि है, पोलर सॉल्यूट है और नॉन पोलर सॉल्वेंट है, तब तो भैया सॉल्युबल नहीं होगा सॉल्यूट, ये विलेय नहीं घुलेगा अध्रुवीय विलायक में। बस तब इक्वेशन बिगड़ जाएगा, कहानी बिगड़ जाएगी। बात समझ में आ रही है? कहानी भाई बिगड़ जाएगी। जैसे रेखा एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और जो उसका हस्बैंड थे कोई अग्रवाल जी थे, है ना, वो बिजनेसमैन थे, कहानी बिगड़ गई थी दोस्तों। ठीक है, तो पोलर में घुलेगा, नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। मेरे ख्याल से मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। जैसे बेंजीन क्या है? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, कोवैलेंट मॉलिक्यूल, कोवैलेंट बॉन्ड है। और बेंजीन क्या होता है? नॉन पोलर अध्रुवीय। तो ये किस में डिसॉल्व हो सकता है? टॉलिन में। ठीक है, दोनों नॉन पोलर हैं, लेकिन बेंजीन पानी में डिसॉल्व नहीं होगा, बिकॉज वाटर इज फेमस ग्रेट पोलर सॉल्वेंट, क्योंकि पानी एक फेमस पोलर सॉल्वेंट है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया है ये? चलिए, NaCl वाटर में इजीली डिसॉल्व क्यों होता है? बिकॉज NaCl में आयनिक बॉन्ड है। NaCl इज आयनिक मॉलिक्यूल। आयनिक मीन्स पोलर। ठीक है, बोल सकते हैं पोलर, Na+Cl-, तो पानी में डिसॉल्व हो जाता है, बिकॉज NaCl इज पोलर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, दूसरा फैक्टर है, सेकेंड फैक्टर सॉलिबिलिटी का, टेम्परेचर, ताप। हाँ जी, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेसिक अपन इसको 11 से पढ़ते आ रहे हैं। समझिएगा, यदि आपने सॉल्यूट को ठीक से समझिएगा, लिखिएगा, यदि आपने सॉल्यूट को डिसॉल्व किया, ठीक है, और प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माक्षेपी मीन्स एंथैल्पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नेगेटिव। ये जो बच्चे 11th पढ़ चुके हैं भाई, उन्हीं को समझ में आएगा। जो जिनकी स्टडी छूट चुकी है, कोई पेरेंट्स हैं या किसी और फील्ड के हैं भाई लोग, तो उनको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, स्टूडेंट्स को जरूर आएगा। जो बच्चे 12th में जा रहे हैं या 12th पास आउट हैं, जेई और नीट का एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ, समझेंगे भाई? हाँ जी, तो यदि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है, इफ द डिसोल्यूशन एक्सोथर्मिक है, ऊष्माक्षेपी है, ठीक है, देन सॉल्युबिलिटी कब बढ़ेगी? जब टेम्परेचर को हम लो करेंगे, टेम्परेचर को जब हम घटाएंगे, टेम्परेचर को जब हम घटाएंगे। ठीक है भाई, हम टेम्परेचर को लो करेंगे, देन सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बात समझ में आ रही है? और ये सिर्फ यहां मित्रों, सिर्फ सॉरी, ये सिर्फ यहां यूज नहीं हो रहा है, ये सिर्फ यहां यूज नहीं हो रहा है,
इसके पहले हम पढ़ चुके हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। वहां भी मैं आपको याद दिला दूं, आप सभी ने पढ़ा होगा केसी पढ़ा होगा। एक्सोथर्मिक प्रोसेस में टेम्परेचर लो करना होता है, तब क्या होता है, टेम्परेचर लो करने से केसी की वैल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज होती थी, यदि आपको याद है तो, ठीक है। और एंडोथर्मिक में, ऊष्माशोषी में इसका ऑपोजिट था। ऊष्माशोषी में क्या था, एंडोथर्मिक में क्या था, टेम्परेचर को बढ़ाने से केसी बढ़ता था। ये मैं बात कर रहा हूं, रिवीजन करा रहा हूं, 11th का कंसेप्ट आपको, जो कि 12th में यूज हो रहा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इस बात को आप अच्छे से नोट कर लीजिए, फिजिकल केमिस्ट्री में कहीं भी एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन आ जाए, एक्सोथर्मिक प्रोसेस आ जाए, टेम्परेचर शुड बी लो। इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर शुड बी लो। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। एंडोथर्मिक में क्या है बता चुका हूं वैसे तो मैं, बट फिर भी बोल दे रहा हूं। इफ द प्रोसेस इज endothermic, if the process is endothermic, then टेम्परेचर को इंक्रीज करना चाहिए, हाई करना चाहिए, उससे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी विलेयता, ठीक है, क्लियर है। दीज आर बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है। हाँ जी, अब आगे बढ़ते हैं। तो हम क्या पढ़ रहे थे, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी। उसमें मैंने आपको पहला फैक्टर क्या पढ़ाया, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा फैक्टर है बॉन्ड्स, बॉन्ड्स का भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। अब बॉन्ड्स तो बहुत सारे पढ़े हैं आप लोग, बंध, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, एटसेट्रा एटसेट्रा, ठीक है। लेकिन समझिएगा, आयनिक मॉलिक्यूल तो हम पढ़ चुके हैं, आयनिक मॉलिक्यूल्स आर इजीली soluble in water, easily soluble in water, ठीक है, easily soluble in water। बट यदि बॉन्ड आयनिक नहीं है तो क्या होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मोस्टली ऐसा ही होता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ऑर्गेनिक कंपाउंड भी पानी में सॉल्युबल हो सकते हैं, अपन पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक में, जैसे अल्कोहल। कब पानी में सॉल्युबल होगा ये, जब ये बना ले हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। और भी मॉलिक्यूल है, जैसे HF है, HF पानी के साथ क्या बना लेता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। अल्कोहल भी बना लेता है, 11th में आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, जिन बच्चों को पता नहीं है मैं शॉर्ट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। हाँ, मेरा सनम कितना प्यारा है, हाँ जी, हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की पहला कंसेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, केवल वही मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं जिनमें फोन हो। फोन का मतलब ये होता है, फोन क्लियर, ये मेरी पढ़ाने की ट्रिक है, FONCL, फोन क्लियर, ठीक है। बात समझ में आ रही है, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड क्लोरीन, इन चारों में से कोई भी यदि मॉलिक्यूल में है, प्रेजेंट है, देन एनी मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, ओके। ये मैं केमिकल बॉन्डिंग टीच नहीं कर रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, मैं टीच कर रहा हूं, बच्चों ध्यान देंगे,
सॉल्यूशन चैप्टर मैं थोड़ा सा आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ क्योंकि इसका यूज होने वाला है। 2 टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंटर, कुमार सानू की आवाज में, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, तुषार कपूर की आवाज में इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, इंटर और इंट्रा, ठीक है, इन अंतर आणविक और अंतः आणविक, हिंदी में बोलते हैं शायद तक, चेक कर लेंगे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स। ठीक है, अब समझेंगे, आगे बढ़ते हैं। जीने के हैं 4 दिन, ओ जीने के हैं 4 दिन, इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्या होता है समझेंगे। एक्चुअली ये इंटर का मतलब होता है बिटवीन, ठीक है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड हमेशा 2 मॉलिक्यूल्स के बीच बनेगा, फॉर्म्ड बाय 2 सिमिलर और डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स। ध्यान से समझेंगे, सिमिलर भी हो सकता है, मतलब पानी पानी, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, सिमिलर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं और डिसिमिलर, जैसे मैंने तेरे लिए ही 7 रंग के सपने चुने, सपने सुरीले सपने। हाँ समझिए, वाटर मॉलिक्यूल का ऑक्सीजन, मैंने आपको ट्रिक क्या बताई थी, FONCl, इन चारों में से कोई भी अवेलेबल है तो हाइड्रोजन बॉन्ड बन सकता है। ठीक है, तो ये पानी का ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ये इंटर है। ठीक है, HF तो बता ही चुका हूं कुछ देर पहले, फ्लोरीन, फ्लोरीन भी पानी के साथ बना सकता है। ठीक है, लेकिन ये बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है इससे, बिकॉज आपको पता होगा फ्लोरीन इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑफ द केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ऑर्डर यही होता है भाइयों एवं उनकी बहनों जिनको पता नहीं है। ठीक है, फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। फ्लोरीन एक्चुअली ऐश्वर्या राय है, मिस वर्ल्ड। ठीक है, ऐश्वर्या राय। मनु चिल्लर, भाई नाम भी ऐसा है चिल्लर। ठीक है, आज हमारे पास भी नहीं है चिल्लर, लॉकडाउन में। ठीक है, हाँ समझेंगे। तो फ्लोरीन जो है सबसे ब्यूटीफुल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, सबसे ब्यूटीफुल। मनुश्री चिल्लर या ऐश्वर्या राय, ठीक है, या प्रियंका भालू चोपड़ा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो फ्लोरीन ऑलवेज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। इज क्लियर? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, और भी एग्जांपल ले रहा हूं मैं। एल्कोहल, दिस इज एल्कोहल, ये है पानी। ये कौन सा बॉन्ड है? इंटर। इंटर मीन्स बिटवीन टू, 2 अणुओं के मध्य बनने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इसीलिए एल्कोहल, पानी में एल्कोहल इजिली soluble in water, easily soluble in water, while ether, ether पढ़ चुके हो 11th में। ईथर में 2 एल्किल ग्रुप्स होते हैं, ऑक्सीजन दोनों तरफ से घिरा होता है, 2 सांड घेर लिए इसको, छोटे से गरीब ऑक्सीजन को 2 सांड, 2 राक्षस घेर लिए, जिसका नाम है एल्किल। तो हेलो दिव्यांश पाठक, माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? 12th का एग्जाम अभी चल रहा, होने वाला है शायद तक। ठीक है, तो आप लोग स्टडी प्लीज करते रहेंगे, सिर्फ इंस्टा, फेसबुक और व्हाट्सएप में बिजी नहीं रहेंगे।
ठीक है, कोरोना में नहीं, करोना करोना करते रह जाओगे और कर नहीं पाओगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, इसलिए स्टडी जरूर करेंगे मिस्टर दिव्यांश। ठीक है, करोना करोना करोना, क्लियर है, घर में पढ़ो ना। ठीक है, ऑनलाइन है दिव्यांश। और हेल्थ का भी ध्यान रखेंगे, घर में रहेंगे, किसी और दोस्त यार से मिलने नहीं जाएंगे, दिल करे तो भी। हाँ, तो ईथर जो है वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक हाइड्रोज, वीडियो को शेयर करेंगे यूट्यूब में, सब्सक्राइब करेंगे मिस्टर दिव्यांश। ठीक है, खूब शेयर करो फेसबुक में और यूट्यूब में। ठीक है, ये फिर जानते हो क्लास में क्या करूंगा, क्लास तो आओगे ही। हाँ, तो ईथर वीक हाइड्रोजन बॉन्ड, वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है कौन? ईथर, क्योंकि छोटे से गरीब ऑक्सीजन को टू लार्ज एल्किल ग्रुप घेर लेते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ दोस्तों? ठीक है, तो ये वीक हाइड्रोजन बॉन्ड है, जबकि अल्कोहल में एक हाइड्रोजन होता है और ये हाइड्रोजन का साइज स्मॉल होता है। तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अल्कोहल इजीली सॉल्युबल होता है पानी में एज कंपेयर टू ईथर। अल्कोहल में जानते ही हैं आप लोग, दारू। ठीक है, आई बात समझ में? थोड़ा दारू बिच प्यार मिला दे, थोड़ा दारू बिच प्यार मिला दे, फिर मेरी चाल देख ले। हाँ जी, तो क्लियर हो गया है, अल्कोहल वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब आता है सेकेंड टाइप, इंट्रा। इसके बाद में फिजिक्स का टॉपिक भी लूंगा 12th का, और 10th की फिजिक्स भी लूंगा आज। अभी 2 क्लास अभी और लेने वाला हूं, यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड करूंगा। 12th में इलेक्ट्रोस्टैट, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें क्या होता है समझिएगा। एक ही मॉलिक्यूल है, कंपाउंड एक ही है, समझिएगा। ठीक है, एक ही है। ये है नाइट्रोफिनॉल, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, 12th वाले स्टूडेंट्स को पता है, पढ़े होंगे तो पता ही होगा, और नहीं पढ़े होंगे तो नहीं पता होगा। तो उसके लिए फिर आपको 11th अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मारा पिया घर आया ओ राम जी। अब इसको ध्यान से देखिए, गंदी गंदी निगाहों से देखिए इसको अच्छे से। जब आप इसको देखेंगे तो आपको दिखेगा कि नाइट्रो का जो ऑक्सीजन, नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीजन है और OH ग्रुप में, अल्कोहलिक ग्रुप में हाइड्रोजन है। तो इन दोनों के बीच टकाटक, क्योंकि दोनों बहुत पास है, टकाटक तो होना बनता ही है। दूरियां नजदीकियां बन गई, दो दिल मिल रहे हैं, मगर चुपके सबको हो रही है खबर, चुपके। हाँ जी, तो 2 दिल मिल रहे हैं, OH और NO2। ठीक है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दिस इज इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। अब मैं बहुत ज़्यादा इस पर डिटेल पे नहीं जाना चाहता, क्योंकि एक अलग टॉपिक है, केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़ते हैं इसको, शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ। ड्यू टू ये दोनों एक्चुअली अपोजिट होते हैं, अपने दिमाग में यहाँ भर लीजिएगा, लोड कर लीजिएगा यहाँ पे। इंटर और इंट्रा दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं, इस बात को समझिएगा। ठीक है, ड्यू टू इंटर की वजह से जो होगा उसका ऑपोजिट प्रॉपर्टीज इसमें होंगी। सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, ड्यू टू इंटर बढ़ती है। MPBP मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ठीक है, डेंसिटी कम होती है, डेंसिटी डिक्रीज होती है। क्लियर है, और इसका जस्ट ऑपोजिट होगा स्टूडेंट्स इंट्रा में। तो ये बेसिक्स है। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया इंटर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो अब इससे आगे बढ़ते हैं
15 मिनट्स क्लासेस में भी और लूंगा, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं YouTube में सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शुक्ला क्लासेस टाइम्स। शुक्ला क्लास जो भी ऑनलाइन है प्लीज सब्सक्राइब करिए, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे। प्लीज सब्सक्राइब शुक्ला क्लासेस टाइम्स, ठीक है। मेरे दोस्त किस्सा ये क्या हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया, सुना है कि तू बेवफा हो गया। हाँ जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं कुछ एडिशनल कंसेप्ट में, ठीक है। तो अब हेडिंग पर लीजिएगा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ज्यादा डिफिकल्ट लगता है और इस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस, ठीक है, इन लिक्विड्स। बात समझ में आ रही है? तो पहले आप समझिएगा प्रोसेस में 11th आएगा गैस प्लस पानी, पानी मतलब सॉल्वेंट, इज इक्वल टू सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बना गैस का सॉल्यूशन, अच्छे से समझेंगे इसको, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान करना पड़ेगा, ले चैटलियर प्रिंसिपल, ले चैटलियर प्रिंसिपल्स, ले चैटलियर प्रिंसिपल, हिंदी में इसका अजीब सा नाम है लिसातेलिये सिद्धांत। अब ऐसा प्रोनाउंसिएशन क्यों दिया गया हिंदी में, ये तो अंग्रेज की छठी औलादी बता सकते हैं, मुझे पता नहीं है। हिंदी में बोलते हैं लिसातेलिये सिद्धांत। इंग्लिश इज फनी लैंग्वेज, ठीक है। तो यहां आप ध्यान से देखिए ले चैटलियर प्रिंसिपल। अब ये ले चैटलियर प्रिंसिपल मैं आपको शॉर्ट में याद दिला दे रहा हूं। इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम क्या था? दिस इज फॉरवर्ड रिएक्शन, दिस इज बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। वेन एवर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, जब अग्रभिक्रिया की दर पश्चभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है, अग्रभिक्रिया की दर पश्चभिक्रिया की दर के बराबर हो जाती है, ठीक है। अग्र अभिक्रिया की दर, तो उसे बोला जाता है फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, ठीक है। समझ में आ रहा है भाई लोग? चलिए, तो यहां पे हमको ये नहीं पढ़ना है ले चैटलियर प्रिंसिपल क्या था। इक्विलिब्रियम पर किसी भी फैक्टर कंसंट्रेशन, प्रेशर और टेम्परेचर को यदि चेंज किया जाए, देन इक्विलिब्रियम साम्य उस दिशा में विस्थापित होता है जिधर उसका प्रभाव नलिफाई हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ये 11th की फिजिकल केमिस्ट्री का कंसेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे यूज हो रहा है तो मैं थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। हम पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ गैसेस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। तो स्टेटमेंट सुन लिया है आपने। तो हम लास्ट ईयर पढ़े थे, यदि रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हो, 2 मोल है, यहाँ 1 मोल है, मोल ज्यादा होगा तो वॉल्यूम भी ज्यादा होगा, इसलिए मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ग्रेटर देन वॉल्यूम ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसा भी लिख सकते हैं मोल ऑफ फॉरवर्ड, मोल ऑफ मोर देन बैकवर्ड। तो ले चैटलियर प्रिंसिपल क्या था, इसमें फिर ले चैटलियर कंसेप्ट क्या था, यदि आपको याद होगा 11 में पढ़े हैं आप, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में
जब रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा होता है, रिएक्टेंट का वॉल्यूम ज़्यादा होता है और प्रोडक्ट का वॉल्यूम कम होता है, ठीक है, देन समझेंगे एन इंक्रीज इन प्रेशर will favor forward reaction। ये बहुत इंपॉर्टेंट, समझेंगे इसको। मतलब यदि लेफ्ट मतलब रिएक्टेंट, अभिकारक में मोल कम है, वॉल्यूम कम है, तो प्रेशर को बढ़ाना चाहिए, जिससे प्रेशर को बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट जो है बढ़ेगी। अर्थात फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट बढ़ना मतलब गैस प्लस सॉल्वेंट, मतलब मींस solubility of gas increases, solubility of gas increases। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, जो 12th गोइंग स्टूडेंट्स है ध्यान देंगे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, क्लियर कंसेप्ट है ये, ठीक है। तो यहां पे नोट कर लीजिएगा, प्रेशर यदि प्रेशर ज्यादा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लेफ्ट में नंबर ऑफ मोल्स या वॉल्यूम कम है। तो क्वेश्चन आता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस क्या होगी यदि प्रेशर को बढ़ाया जाए। तो प्रेशर को बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन जब गैस को डिसॉल्व करते हैं पानी में तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, ऊष्माक्षेपी होती है, ऊष्माक्षेपी, और इसलिए टेम्परेचर शुड बी लो। तो 2 पॉइंट यहां से निकल के आए कि टेम्परेचर कम करना पड़ेगा गैस की सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए और प्रेशर को हाई करना पड़ेगा। ये शॉर्टकट में मैंने लिखा है, बहुत प्यारा सा, इसको समझेंगे, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट, जेईई और 12th गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। क्लियर हो गया है ये, क्लियर है। सो ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन फॉर एन एक्सोथर्मिक चेंज, क्लियर है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं, अकॉर्डिंग टू Le Chatelier प्रिंसिपल, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर इक्विलिब्रियम शिफ्ट in the direction of lesser number of gas molecules, ठीक है। तो भैया थक गया मैं, बट अभी ये पूरा नहीं हुआ है, आप लोग इसको अच्छे से समझ लीजिए, अच्छे से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड, ये पहला कंसेप्ट था, ठीक है, क्लियर हुआ। बोलिए। तो भाई मैं 30 सेकंड पानी पी लूं, फिर इसके आगे बढ़ते हैं, तब तक आप इसको नोट करिए। हाँ जी, नोट किया आप लोगों ने अच्छे से समझिए इसको। ठीक है जी, हो गया, बोलिए। तो ये मैंने बेसिक बात की है, ठीक है, बेसिक बात मैंने ये की है, ठीक है। अब आइए हेडिंग करिए, फैक्टर्स अफेक्टिंग solubility of gases, factors affecting
solubility of gases, फैक्टर्स। तो इसमें लिखिएगा पहला फैक्टर नेचर ऑफ गैसेस, नेचर ऑफ गैसेस, नेचर ऑफ गैसेस, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नेचर ऑफ, पहला फैक्टर ही इंपॉर्टेंट है और तीसरा फैक्टर, दूसरा तो टेम्परेचर है, उसमें ज्यादा इशू नहीं है, इजी है, ताप। तीसरा लिखिए प्रेशर, प्रेशर में हम पढ़ने वाले हैं प्रेशर, हेनरीज लॉ, हेनरीज लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग करिए नेचर ऑफ गैस, नेचर ऑफ गैस, नोट किया आपने? हाँ, इसमें समझ लीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा। कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने की, कितनी हसरत है हमें तुमसे दिल लगाने। हाँ जी, समझेंगे? इसमें कंसेप्ट ये है गैसेस विच आर, ध्यान से लिखिएगा, विच आर हाईली लिक्विफाइड, लिक्विफेबल लिख सकते हैं, लिक्विफाइड इन नेचर, easily soluble, मारा पे अगर आया ओ राम जी, तारे भी साथ लाया, बहुत कुछ साथ लाया हो, मारा पिया घर आया। हाँ जी, क्लियर हो गया ये? तो हिंदी में ये होगा कि ऐसी गैसें जो आसानी से द्रवित होती हैं, आसानी से द्रवित होती हैं, मतलब गैस जो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती हैं। ये हम लास्ट ईयर पढ़े हैं स्टेट्स ऑफ मैटर में। इजीली लिक्विफाइड, वो पानी में इजीली सॉल्युबल होती हैं, क्योंकि इन गैसेस का क्रिटिकल टेम्परेचर हाई होता है। ये नीट और जेईई में आता है, बोर्ड एग्जाम में तो नहीं आता है। क्रिटिकल टेम्परेचर इनका हाई होता है, बात समझ में आ रही है? क्रिटिकल टेम्परेचर। और इन गैसेस के एग्जाम्पल हैं CO2, SO2, SO3, NH3। बस इतना नहीं पढ़ना है आपको, ज्यादा फेमस ये दोनों है बस। ये लेकिन ये तो थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये थोड़ा सा रट्टा मारना पड़ेगा आपको, ठीक है? क्लियर है? हेलो देवांशी, हाउ आर यू? एकांश, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऑनलाइन हो गए हैं इस समय। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इफ द क्रिटिकल वैल्यू और क्रिटिकल टेम्परेचर इज हाई, देन गैसेस क्या होंगी? इजीली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है? ये दोनों कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बात समझ में आ रही है? इसको नोट करिए अच्छे से, ठीक? इसके बाद दूसरा फैक्टर है टेम्परेचर। सेकेंड फैक्टर इज टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। इसमें तो ऑर्डिनरी कंसेप्ट है। इफ द प्रोसेस, गैस को आपने डिसॉल्व किया, कुछ गैसेस का होता है, इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, इफ द प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, प्रोवाइड करेंगे, if the process is exothermic, then temperature should be low, temperature should be low for more solubility, ठीक है? यदि आपने गैस को डिसॉल्व किया, ठीक है, और टेम्परेचर, सॉरी, प्रोसेस ऊष्माक्षेपी है, हिंदी मीडियम में एक्सोथर्मिक है, देन टेम्परेचर को कम करना होगा। अब थोड़ा सा मैं फास्ट चल रहा हूं। यदि प्रोसेस एंडोथर्मिक है, देन टेम्परेचर को हाई करना होगा, ठीक है? इजी है, कई बार हो चुका है। आगे बढ़िए,
अब आता हूं सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दाब का प्रभाव। हाँ जी, ये सुपरस्टार है, ये सुपरस्टार है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझेंगे। इसको एक्सप्लेन किया था हेनरी ने। ठीक है, हेनरी ने। ठीक है, तो हेनरी के कई सारे स्टेटमेंट्स हैं। हेनरीज लॉ, इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा मेरा नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो इतना स्टडी करने के लिए थैंक यू सो मच। शुक्ला क्लासेस टाइम्स जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, इसके बाद मैं आता हूं 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट लेके और 10th में करंट चैप्टर लेके। ठीक है, थैंक यू।